पाकिस्तान का जन्म और प्रारंभिक दिन। लेखक श्री प्रकाश। वाचन नीलांजना किशोर। चैप्टर 23 आधुनिक समय की जाति और श्रेणी विभाग। जब मैं 1947 और 49 के अपने कराची के दिन याद करता हूं तो खान अब्दुल गफ्फार खां की सौम्य मूर्ति मेरी स्मृति में बराबर आती है। पाठकों को स्मरण होगा कि गांधी युग में देश की स्वतंत्रता के ये बड़े प्रभावशाली और सम्मानित सेनानी थे। प्रेम पूर्वक कांग्रेस जनों ने इन्हें सीमांत गांधी की उपाधि दे रखी थी। ये बड़े नम्र और साहसी पुरुष थे। अपने प्रांत में पठानों के सामाजिक उत्कर्ष के लिए इन्होंने बहुत सार्वजनिक कार्य किया था। यह दुख की बात है कि इनके नेतृत्व में पठानों ने उस जनमत गणना का बहिष्कार किया जो इस बात को जानने के लिए की गई थी कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के लोग पाकिस्तान में जाना चाहते हैं या हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खां पख्तूनिस्तान चाहते थे। न पाकिस्तान न हिंदुस्तान के पक्ष में मत देने को तैयार थे। वर्तमान नियम के अनुसार जो लोग मत नहीं देते उनके मूक विरोध की कोई गणना नहीं होती। पाकिस्तान की विजय हुई और सीमा प्रांत उसको मिल गया। वहां की प्रथम संसद के खान अब्दुल गफ्फार खां सदस्य थे। इस कारण वे कराची आया करते थे। संसद में मैंने उनके भाषण सुने। प्रधानमंत्री लियाकत अली खां उन पर और उनके विचारों पर कटु आक्षेप किया करते थे। हाई कमीशन में वे मुझसे मिलने भी आते थे। उन्हें देखकर मुझे बड़ा दुख होता था। मुझसे वे कहते थे कि मैं गांधी जी के निकट का साथी था और आप सबने मुझे छोड़ दिया। मैं उनके हृदय को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। इस कारण यह कटु सत्य मैंने नहीं कहा कि जनमत गणना के समय तटस्थ रहने से आपने ही हमें छोड़ दिया और जिस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप इतनी बहादुरी से लड़े और इतना कष्ट उठाया उसी को आपने अपने त्याग दिया। पाकिस्तान की स्थापना के समय से ही प्रायः वे जेल में रहे। उनके स्वास्थ्य के संबंध में जो समाचार आए थे उससे हम सबको बड़ी चिंता रही। बड़े संतोष की बात है कि अब वे छोड़ दिए गए, पर उनके ऊपर जो बंधन लगाए गए हैं वे अनुचित और कष्टदायी प्रतीत होते हैं। यद्यपि पाकिस्तान के प्रवर्तक गण भारत से बाहर जाना चाहते थे और अपने लिए अलग देश स्थापित करने की मांग कर रहे थे, तथापि वे पख्तूनिस्तान के पक्ष में खान अब्दुल गफ्फार की बातों को सुनने को तैयार नहीं थे। यद्यपि इनकी दलीलें वैसी ही हैं और उसी भाषा में प्रस्तुत की जा रही हैं जैसी पाकिस्तान के लिए की गई थी। इस कारण उन्हें 15 वर्ष तक बंदी रहना पड़ा। जो लोग अपने को पठान कहते हैं वे भारतीय मुस्लिम से जाति और परंपरा में अपने को पृथक मानते हैं। पाकिस्तान के पंजाब, सिंध और बंगाल प्रांतों के मुसलमान तो उसी मनुष्य जाति के हैं जिसके हिंदू हैं। वास्तव में आज की स्थिति में खान अब्दुल गफ्फार खां की दलीय विभाजन से पहले पाकिस्तान आंदोलन के नेताओं की दलीलों से अधिक न्याय संगत है। पर पाकिस्तान तो शारीरिक बल प्रयोग में विश्वास करता है। इस कारण खान अब्दुल गफ्फार खां को बंदी गृहों में रहना पड़ा, पर उनकी आत्मा अभी भी वैसी ही निर्भीक बनी हुई है। 70 वर्ष से अधिक इनकी अवस्था है। इनका स्वास्थ्य बहुत खराब रहा। उनके दुख और एकांतवास में भारत की सहानुभूति उनके साथ है। सन 1948 में पूर्वी बंगाल की अपनी यात्रा इस समय मुझे याद आ रही है। हाई कमिश्नर की हैसियत से मैं वहां एक ही बार जा सका। दिल्ली के विदेश मंत्रालय ने मेरा कार्य सिंध तक ही सीमित कर दिया था। उस यात्रा में चटगांव भी गया था। यहाँ बंगाल के बड़े कांग्रेसी नेता श्री यामिनी मोहन सेनगुप्त की पत्नी श्रीमती नेली सेनगुप्त मुझे मिली। ये अंग्रेज महिला हैं। इनके दोनों पुत्र भारत में ही काम करते रहे, पर वे स्वयं चटगांव में ही रह गईं। वे बड़े प्रेम और उत्सुकता से पुराने दिन याद करती थीं। सार्वजनिक कामों में अपने पति की ये हर प्रकार से सच्ची संगिनी थी। पति पत्नी में बड़ा प्रेम था। उन्होंने मुझे चाय पीने के लिए अपने घर निमंत्रित किया। कुछ पुराने कांग्रेसी दोस्तों को भी मिलने के लिए उस अवसर पर बुलाया। पीछे मेरा उनसे कुछ पत्र व्यवहार ही हुआ, पर सब संपर्क शीघ्र ही समाप्त हो गया। उनके एक पुत्र की कलकत्ते में मृत्यु हो गई। दूसरे से बंबई में मुझसे हाल में ही मुलाकात हो गई थी। वे स्वयं चटगांव में ही रहती हैं। पूर्वी बंगाल की विधानसभा की सदस्या भी वे कुछ दिनों तक रहीं। नई स्थिति के अनुकूल उन्हें अपने को बनाना अवश्य ही कठिन था। वे अपने पति के चटगांव के पुराने छोटे से मकान में शांति का जीवन व्यतीत कर रही हैं। कराची और सिंध के अन्य स्थानों में मुझे बहुत से पुराने मुस्लिम दोस्त और साथी मिलते थे। स्थिति से वे दुखी थे। स्थिति को ठीक प्रकार से समझने में उन्हें कठिनाई हो रही थी। स्वतंत्रता के कितने ही पुराने योद्धाओं को
पाकिस्तान के शासकों ने नष्ट कर दिया। वे तो स्वयं बड़े सस्ते में शासन करने के लिए देश पा गए, पर जिनके त्याग और परिश्रम से यह संभव हुआ, उन्हीं को वे सताते रहे। कैसी कष्टदायी ये स्थिति है। जैसा मैंने पीछे लिखा है, राजदूतों का उस समय पार्टी और भोज ऐसे सामाजिक आयोजनों में बीतता था। मुझे भी भारत की तरफ से इनका आयोजन करना पड़ता था। मेरी पुरातन काशी नगरी में अभी तक पुरानी परंपराएं चली आती हैं, उन्हीं से मैं परिचित रहा हूं। वहां इस प्रकार रहा है कि भोजों के समय आए हुए अतिथियों के नौकरों, सिपाहियों आदि को पत्तों के दोने में मिठाई और नमकीन पहले ही दे दी जाती थी। इसके दो लाभ हैं। गरीब लोगों को कुछ ऐसी चीजें मिल जाती थी जो उन्हें साधारणतः घर पर नहीं मिल सकती। इसे वे ले जाकर अपने बाल बच्चों को भी देते हैं। साथ ही यदि अतिथियों को खिलाने के बाद इन्हें भोज देना पड़े तो वो संभव नहीं होता, क्योंकि अतिथि लोग जल्दी चले जाना चाहते हैं। इस प्रकार से हमारे पुराने तथा कथित सामंतवादी यानी फ्यूडल समाज में गरीब आश्रित जनों को एक प्रकार से प्रथम स्थान दिया जाता था। हाई कमिश्नर और पीछे गवर्नर के पद से भी जो पार्टियां मैं दिया करता था, उनमें इसका प्रबंध रखता था कि गाड़ियों के चालकों और अन्य नौकरों आदि की चाय और कुछ मिठाई नमकीन अवश्य मिल जाए। एक बार कराची में कुछ चालकों का मंडल यानी ड्राइवर्स का मंडल मुझसे मिलने आया। उनको देखकर जब मैंने आश्चर्य प्रकट किया तो उन्होंने मुझसे कहा, आपकी पार्टी में जो खाने पीने को हमको मिला उसके लिए धन्यवाद देने आए हैं। जब हम गवर्नर जनरल जिन्ना साहब की पार्टी में अपने मालिकों को ले जाते हैं और वहां बाहर घंटों खड़े रहते हैं तो कोई हमें पानी भी पीने को नहीं देता। ये सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि हिंदुओं से कहीं अधिक मुसलमान मेहमान नवाजी बरतते हैं। उनमें भ्रातृभाव भी हिंदुओं से अधिक है। मालूम पड़ता है पश्चिम का लोकतंत्र छोटे लोगों के प्रति इतनी साधारण सद्भावना भी नहीं रखता। उसी की नकल हम अपने देश में उल्लासपूर्वक कर रहे हैं। एक बार मैंने होटल में एक बड़ा भोज दिया। अपने हाई कमीशन में इसका प्रबंध नहीं कर सकता था, यद्यपि मैं इसे पसंद नहीं करता था कि किसी होटल में अपने अतिथियों को भोजन कराऊं। होटल अधिकारियों से मैंने कह रखा था कि अतिथियों को भोजन कराकर मोटर के चालकों को भी कुछ भोजन पानी अवश्य दे दें। बाद में जो बिल मेरे पास आया उसके अनुसार अपने 250-300 मेहमानों के लिए मुझे 3000 रुपया देना पड़ा, पर चालकों के चाय पानी के लिए केवल 80 रुपया मांगा गया। जब मेरे डिप्टी हाई कमिश्नर को यह मालूम हुआ तो उन्हें बुरा लगा। उन्होंने मुझसे कहा, ऐसे अवसरों पर चालकों आदि को कुछ नहीं दिया जाता और आपको भी इस प्रथा के प्रतिकूल नहीं चलना चाहिए, पर मुझे तो अपना ही रास्ता अच्छा लगता है। डिप्टी हाई कमिश्नर को अपना मत रखने की अवश्य ही स्वतंत्रता थी। अपने तरीके का पूरा पुरस्कार मिल गया। जब ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड कमिश्नर ने बाद में मुझसे कहा कि मेरा ड्राइवर बड़े धन्यवाद पूर्वक मुझसे कह रहा था कि आपकी पार्टी में उन्हें भी कुछ खाने पीने को मिला, ऐसा कहीं दूसरे स्थान पर नहीं हुआ। यद्यपि कोई न कोई पार्टी प्रतिदिन होती रहती है। मुझे प्रसन्नता है और मैं कृतज्ञ हूं कि आपने अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। मैंने अपने प्रधानमंत्री को इस संबंध में लिखा और उनसे प्रार्थना की कि आप सभी दूतावास और हाई कमीशन को लिख दें कि अतिथियों के ड्राइवर, सिपाही और नौकरों को ऐसे अवसरों पर भूला न जाए। प्रधानमंत्री को यह प्रस्ताव पसंद आया, पर उनके सचिवालय यानी सेक्रेटेरिएट का यह विचार था कि इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए, और वास्तव में कुछ हुआ भी नहीं। दुख है कि दिल्ली में भी यह प्रथा नहीं इस्तेमाल की गई। मैं नहीं कह सकता कि क्या दिक्कत है। न हाई कमिश्नर न राज्यपाल की हैसियत से मैंने कोई दिक्कत महसूस की, पर घर पर भी ऐसा प्रबंध करने में कोई कठिनाई नहीं होती। मैं नहीं कह सकता दूसरों को क्यों परेशानी होती है। अच्छा हो यदि भारत इस दिशा में नया उदाहरण उपस्थित करे। जब कभी हाई कमीशन के बाहर मुझे पार्टी देनी पड़ती थी, और अक्सर ही देनी पड़ती थी, क्योंकि मेरे वास स्थान में पर्याप्त प्रबंध नहीं हो सकता था और होटलों की सहायता मुझे ऐसे अवसरों पर लेनी ही पड़ती थी, तब मैं ये चाहता था कि मेरे कार्यालय के सहायक भी इसमें आएं। मेरे डिप्टी हाई कमिश्नर ने मुझसे बड़ी गंभीरता से कहा कि ऐसे मामलों में विशेष प्रकार का जाति भेद माना जाता है। अमुक पद के नीचे के कर्मचारी नहीं निमंत्रित किए जाते। हमारे ऐसे पुराने आचार विचार के लोग इस प्रकार का श्रेणीगत भेदभाव नहीं मानते। मैं जानता हूं हमारे समाज में जन्मगत जाति व्यवस्था है, जिसने कि आज अनुचित और कष्टप्रद रूप धारण कर लिया है, पर इसमें भी किसी को भोजन पानी से वंचित नहीं किया जाता, चाहे अतिथि की जाति कितनी ही उच्च और उसके नौकरों की जाति कितनी ही निम्न क्यों न हो। भोजन करने को पृथक प्रबंध किया जाए, पर खाना देने से इनकार नहीं किया जाता।
मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आज के युग में लोकतंत्र और समाजवाद की चर्चा बहुत होती है, पर वास्तविक जीवन में उसके मौलिक आदर्श और सिद्धांत नहीं कार्यान्वित किए जाते। हम उन्हें बौद्धिक दृष्टि से ही स्वीकार करते हैं, पर उसकी भावुकता के आधार को भूल जाते हैं। ये तो दया और उदारता ही है। यदि हमारे नेतागणों का मूल्यांकन ठीक हो तो जो बहुत से कटु दृश्य हम आज देख रहे हैं उन्हें न देखें और न हम वैसी विषम स्थितियों का सामना करें जैसा कर रहे हैं। ये समझ रखना चाहिए कि यदि पुरातन भारत की जाति व्यवस्था ठीक तरह से काम में लाई जाए तो हम मनुष्यों में अधिक समानता और परस्पर का सौहार्द पाएंगे। लोकतंत्र और समाजवाद जिस प्रकार से आज कार्यान्वित हो रहा है उसमें तो विशिष्ट पुरुष यानी वीआईपी और सभाओं भोजों आदि में प्रोटोकॉल के बहुत ही कठिन नियम हैं। इसमें सरकारी कर्मचारियों के वर्ग 1 से लेकर 4 श्रेणी तक विभाजित किए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रेणीगत भेदभाव इस प्रकार से माना गया है कि उसमें अंतर किया ही नहीं जा सकता। अपनी उत्तमोत्तम विचार शैलियों की घोषणा मात्र से हम संतुष्ट हैं, उन्हें अपने जीवन में उतारने को हम कुछ भी विचार नहीं करते। नमस्कार। पुस्तक के इस अंश में लेखक मानवीय धरातल की विसंगतियों, मानवीय धरातल पर पैदा होने वाली विसंगतियों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता है। वो ये दिखलाता है, वो ये महसूस करता है कि साधारण शिष्टाचार यदि हम अपने मातहत जनों के प्रति बरतते हैं तो इसमें भी प्रोटोकॉल का मसला खड़ा हो जाता है। वो ये महसूस करते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार जन्म के आधार पर जो जातियां हैं वो तो एक तरफ है, लेकिन हमारे सामाजिक आचार विचार में भी हमने अनेक जातियों का निर्माण कर दिया है। उच्च पदस्थ अधिकारी, उनके मातहत गण और हमारे सेवक गण, इन सबों की भी एक अलग अलग जातियां निर्धारित हो गई हैं और वो जातियां इस तरह निर्धारित हो गई हैं कि उनसे फिर सामान्य शिष्टाचार भी बरतना उचित नहीं माना जाता। उनका कहना है, वो ये महसूस करते हैं कि हम लोकतंत्र और समाजवाद की बातें तो करते हैं लेकिन उसे व्यवहार में नहीं उतार रहे हैं। हम जितना अधिक लोकतंत्र समाजवाद की बातें करते हैं उतना अधिक हमारे अंदर एक उच्च श्रेणीगत अहंकार आता जा रहा है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है प्रोटोकॉल के रस्म और रिवाज ने। एक बहुत ही एक मानवीय गेस्चर जो उन्होंने दिया कि उनके यहाँ जो भी मेहमान आते थे उनके ड्राइवर्स और उनके साथ आए हुए सहायकों के लिए भी वो चाय पानी का प्रबंध कर देते थे और ये कुछ इतनी कुशलता से होता था कि इसमें अतिथियों का कोई समय नहीं बर्बाद होता था। उन लोगों को पहले ही भोजन की व्यवस्था उनके लिए कर दी जाती थी और जब वो जाते थे तो अतिथियों को रुकना नहीं पड़ता था। और इसका एक मानवीय पक्ष ऐसा था कि एक बार उनके पास ड्राइवर्स का प्रतिनिधि मंडल भी मिलने आया और उन्हें धन्यवाद देता रहा। ग्रास रूट लेवल पर इस तरह की मानवीयता बहुत जरूरी है किसी भी देश में अपने राजदूत के इमेज बिल्डिंग के लिए, और श्री प्रकाश ने यह किया। लेकिन बाद में जो हमारी नौकरशाही और लाल फीताशाही का रवैया रहा उसमें ये बातें गुम हो गई। इन्हीं सब भावनाओं के साथ, इन्हीं मिश्रित भावनाओं के साथ ये श्री प्रकाश भरे हुए थे अपने पाकिस्तान प्रवास के दौरान। नमस्कार।